मंदिर संस्कृत के दो शब्दों से मिलकर बना है। मना मतलब इनर सेल्फ और दिर मतलब प्लेस। सो मंदिर का मीनिंग हुआ अ प्लेस वेयर इनर सेल्फ लिव्स। आज हम जब भी भारत में टेम्पल्स की बात करते हैं, हमारे मन में दो चीजें आती हैं। एक उनका आर्किटेक्चर, किसने बनाया, कब बनाया, क्या साइंस यूज हुआ उन्हें बनाने के पीछे, और दूसरा कौन सा टेम्पल कहाँ है और किस लॉर्ड को डेडिकेटेड है। आज हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर भारत में इतने सारे टेम्पल्स थे क्यों और इनका रोल और इम्पोर्टेंस क्या था सोसाइटी में। इससे पहले मैं आपको एक पर्सपेक्टिव दे दूं। जैसा आज भी भारत के हर गांव में एक न एक डेटी का टेम्पल है, वैसे पहले भी लोग सबसे पहले एक डेटी का टेम्पल बनवाते थे और गांव की सारी एक्टिविटीज उस टेम्पल के अराउंड ही रिवॉल्व करती थी। चाहे वो क्रॉप हार्वेस्टिंग हो, स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस हो, कल्चरल एक्टिविटीज हो, रूरल डेवलपमेंट हो और न जाने क्या क्या। राजा, मर्चेंट, ट्रेडर्स और गांव के लोग भी उस मंदिर में दान और दक्षिणा करते थे। टेम्पल्स उस दान और दक्षिणा को रूरल डेवलपमेंट, टेम्पल मैनेजमेंट और गुरुकुल चलाने में यूज करते थे। एक बात यहाँ इंपॉर्टेंट है कि हर गांव में एक ना एक गुरुकुल होता ही था और उस गुरुकुल में हर जाति के लोग पढ़ते थे और ट्रेनिंग लेते थे। डाइवर्सिफाइड सब्जेक्ट थे, जैसे मेटलर्जी, एस्ट्रोनॉमी, मैथमेटिक्स, स्पिरिचुअलिटी एटसेट्रा। हम ये बोल सकते हैं कि टेम्पल्स एक इंस्टीट्यूशन की तरह काम करते थे, जिसके मेनली तीन रोल्स थे। पहला वेल्थ सेंटर, दूसरा स्पिरिचुअलिटी और कम्युनिटी बिल्डिंग, तीसरा नॉलेज सेंटर। अब जैसे जैसे भारत में इस्लामिक इन्वेडर्स की एंट्री शुरू हुई, उन्होंने ऐसे टेम्पल्स को टारगेट किया जो कि वेल्थ सेंटर्स थे, जैसे कि सोमनाथ। जब इस्लामिक इन्वेडर्स भारत में स्टैब्लिश हो गए तो उन्होंने ऐसे टेम्पल्स को भी टारगेट किया जो कि सिंबल थे भारतीय नॉलेज सिस्टम के, और वहां उस टेम्पल को डिस्ट्रॉय करके वहां मॉस्क खड़े कर दिए, जैसे कि ज्ञानवापी। भारत के सिविलाइजेशनल स्ट्रेंथ के तीन मेन पिलर्स थे। पहला स्पिरिचुअलिटी, दूसरा वेल्थ सेंटर और तीसरा नॉलेज सेंटर। इन्वेडर्स के आने से ये तीनों पिलर्स या तो वीक पड़ने लगे या तो गिर गए। भारत के कल्चर और सोसाइटी पे इसका बहुत ही बुरा इफेक्ट हुआ। टेम्पल्स के डिस्ट्रक्शन से पूरी सोसाइटी का बैलेंस बिगड़ गया। जो टेम्पल्स पहले स्पिरिचुअल सेंटर थे, भारतीय हिस्ट्री के प्रोटेक्टर थे, नॉलेज सिस्टम का सोर्स थे और वेल्थ सेंटर्स थे, अब उनकी स्थिति वैसी नहीं रही। जो भी टेम्पल्स का रोल था कम्युनिटी और सोसाइटी बिल्डिंग में, वो धीरे धीरे खत्म हो गया। गुरुकुल के पास ना तो रिसोर्सेज बचे और ना ही पैसे। इससे क्वालिटी ऑफ एजुकेशन बहुत ही नीचे चला गया। बहुत ही कम ऐसे गुरुकुल बचे जो कि एक होलिस्टिक एजुकेशन प्रोवाइड कर पा रहे थे। टेम्पल्स का ही नहीं, एक इंस्टीट्यूशन का डिक्लाइन हो रहा था और सोसाइटी को बहुत बैडली इम्पैक्ट कर रहा था। चाहे वो इकोनॉमी हो, चाहे वो स्पिरिचुअलिटी हो, चाहे वो एजुकेशन हो, हर तरीके से सोसाइटी सफर करने लगी। अनएम्प्लॉयमेंट और पॉवर्टी बढ़ने लगे और धीरे धीरे इसके साथ सोशल कॉन्फ्लिक्ट्स भी बढ़ने लगे। जो लोग पहले अपने इंटरेस्ट और एबिलिटी के बेसिस पे गुरुकुल में कोई नॉलेज या स्किल सीखते थे, अब उनके पास कोई ऑप्शन ही नहीं बचा। अब धीरे धीरे कंडीशन ये हो गई कि जो लोग जो स्किल जानते थे वही जनरेशन वाइज ट्रांसफर करने लगे। इससे सोसाइटी धीरे धीरे वर्ण बेस से कास्ट बेस में कन्वर्ट होने लगी। मतलब वर्ण बेस में जो काम आप करते हो वही आपकी पहचान है, और कास्ट बेस में जो आपकी जाति है वही आप काम करोगे। और यही कारण बना सोसाइटी में ऊंच नीच का, जात पात का और बड़े छोटे का, जिससे भारत की सोसाइटी आज तक सफर कर रही है। थोड़ा आर्काइव्स और रिकॉर्ड की बात कर लेते हैं। भारत में 1850 तक 7.5 लाख गुरुकुल थे। अब ऐसा हुआ क्या कि भारत में गुरुकुल बचे ही नहीं। इससे पहले ब्रिटिशर्स का क्या रोल था ये जान लेते हैं। 1835 में मिनट्स ऑफ मैकॉले के नाम से मैकॉले ने एक रिपोर्ट पब्लिश की, जिसमें उसने भारतीय एजुकेशन सिस्टम को बिल्कुल ही बैकवर्ड और इलॉजिकल डिक्लेयर कर दिया। अब थोड़ा ये जान लेते हैं कि भारतीय एजुकेशन सिस्टम कितना बैकवर्ड और इलॉजिकल था। अब जो इंसिडेंट मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो एक ब्रिटिश सोल्जर कर्नल कूट के बारे में। उसने इस इंसिडेंट को अपने डायरी में नोट किया और ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स में इस इंसिडेंट को कन्फेस भी किया है। 1780s के टाइम में जब ब्रिटिशर्स और मैसूर के राजा हैदर अली में लड़ाई हो रही थी, तो हैदर अली ने कर्नल कूट की नाक काट दी और उसको वापस भेज दिया। कर्नल कूट वापस जाते जाते बेलगाम पहुंचा, जो कि कर्नाटक और महाराष्ट्र के बॉर्डर पे है। वहां कर्नल कूट को एक सामान्य इंसान मिला जो प्रोफेशन से नाई था। उस नाई ने कर्नल कूट से पूछा कि तुम्हारी नाक अलग कैसे हो गई, तो कर्नल कूट ने पूरा इंसिडेंट बताया। तो उस नाई ने बताया कि मैं आपकी नाक जोड़ सकता हूँ। नाई ने 1780s में सर्जरी से कर्नल कूट की नाक जोड़ दी और 20-22 दिन में कर्नल कूट को वापस भेज दिया।
जो कि इस इंसिडेंट को कर्नल कूट हाउस ऑफ कॉमन्स में कन्फेस कर रहा है। कर्नल कूट के इस इंसिडेंट को सुन के हाउस ऑफ कॉमन्स के सारे ब्रिटिशर्स चौंक गए। उन्होंने एक डेलीगेशन भेजा उस गांव में और उनको ये पता चला कि भारत में ये बात बिल्कुल सामान्य है। भारत के हर एक गांव पर एक वैद्य और 5 गांव पर एक सर्जन होना सामान्य बात थी। ब्रिटिश डेलीगेशन ने उस वैद्य से पूरी सर्जरी सीखी और बाद में बाहर जाके विश्व भर में ढिंढोरा भी पीट दिया। दूसरी बात, 12th सेंचुरी में सामान्य गुरुकुल के टीचर्स एंड स्टूडेंट्स ने मिलकर ही कावेरी नदी पर 1.5 किलोमीटर लंबा बांध बना दिया, जो कि आज तक है। ये थी भारतीय एजुकेशन सिस्टम की इलॉजिकल अप्रोच और बैकवर्डनेस। इन्हीं सब बातों से मोटिवेटेड होकर 1835 में विलियम बेंटिक ने इंडियन एजुकेशन एक्ट पास किया, जिसमें उसने सारे गुरुकुल इंडिया के फोर्सफुली बंद कराने शुरू कर दिए। फिर 1850s में ईस्ट इंडिया कंपनी ने एक आदमी विलियम्स एडम को इंडियन एजुकेशन सिस्टम पे एक रिपोर्ट पब्लिश करने को कहा। उस रिपोर्ट में विलियम्स एडम बोलता है कि बस बंगाल में, जो कि आज का बिहार और बंगाल कंबाइंड है, उसमें ही सिर्फ 1 लाख पाठशाला थी। इस डेटा से ही आप ये अंदाजा लगा सकते हैं कि भारत भर में कितने पाठशाला हुआ करते होंगे। भारत के लोगों को मेंटल स्लेव्स बनाने के लिए आपने एक पॉलिसी का नाम तो सुना ही होगा, इंडियंस बाय ब्लड बट ब्रिटिशर्स बाय टेस्ट। इसी पॉलिसी को इन्फोर्स करने के लिए ब्रिटिशर्स ने वुड्स डिस्पैच को लागू कराया, जिससे बुद्धिजीवी लोग मैग्ना कार्टा ऑफ इंडियन एजुकेशन सिस्टम भी कहते हैं। तो यही हुआ भारतीय नॉलेज सिस्टम का दी एंड। आज जो हमने गुरुकुल के बारे में बातें डिस्कस की, चाहे वो एजुकेशन सिस्टम हो, चाहे पार्टिसिपेशन ऑफ कास्ट और जेंडर हो, ये सब बातें फैक्ट और एविडेंस बेस्ड तरीके से एक बुक जिसका नाम है द ब्यूटीफुल ट्री, जो 1980s में धर्मपाल जी ने लिखी है, उसमें ये सारे डिस्कशंस बहुत ही एलोबरेट तरीके से हैं। आप उस बुक को जरूर रेफर करें। टेम्पल्स का डिक्लाइन शुरू हुआ, इंस्टीट्यूशंस गए, सोसाइटी गई। जो लोग थोड़े दुखी हैं राम मंदिर बनने से, वो ये लॉजिक दे रहे हैं कि राम मंदिर ना बन के वहां कोई हॉस्पिटल या कॉलेज बनता तो सोसाइटी का ज्यादा फायदा होता। पर मजे की बात यह है कि अगर हम भारत के बड़े टेम्पल्स को मिलने वाले दान को देखें, तो ना केवल उससे बड़े बड़े हॉस्पिटल और स्कूल्स भी बन सकते हैं, बल्कि बांग्लादेश और पाकिस्तान जैसी इकोनॉमी भी बच सकती है। इतने बड़े टेम्पल्स और उनको मिलने वाला इतना दान आखिर जाता कहाँ है? वो सोसाइटी के भले में यूज होता भी है कि नहीं, चलिए जानते हैं। आपने फ्री टेम्पल्स मूवमेंट का नाम तो सुना ही होगा, जो हमारे टेम्पल्स के अराउंड रिवॉल्व करता रहता है। भारत की गवर्नमेंट ने 1951 में एक एक्ट पास किया, जिसका नाम था हिंदू रिलीजन एंड चैरिटेबल एंडोनमेंट एक्ट। ये एक्ट टेम्पल्स के एडमिनिस्ट्रेशन और उसके फंड को मैनेज करने की गवर्नमेंट को पावर देती है। सीधे सीधे शब्दों में, टेम्पल्स कैसे रन करेंगे, टेम्पल्स के फंड कहाँ यूज होंगे, सब गवर्नमेंट डिसाइड करेगी। एक्ट के अगेंस्ट एक मूवमेंट चला, जिसको हम फ्री टेम्पल मूवमेंट के नाम से जानते हैं। इस मूवमेंट को सपोर्ट करने वाले लोगों का ये कहना है कि इंडियन गवर्नमेंट अनकॉन्स्टिट्यूशनल तरीके से हिंदू कम्युनिटी के फ्रीडम ऑफ रिलीजन को इन्फ्रिंज किया है। कैसे? ना तो हिंदू कम्युनिटी अपने रिलीजियस प्लेसेस को मैनेज कर सकती है, और ना ही ये डिसाइड कर सकती है कि वो उनको मिलने वाले फंड कहाँ यूज करे, जो कि लॉजिकल भी लगता है। हिंदू कम्युनिटी के पास ना तो ये पावर है कि वो अपने रिलीजियस प्लेसेस को मैनेज कर पाए, और ना तो ये डिसाइड कर पाए कि उनको मिलने वाले फंड्स को वो कहाँ यूज करेंगे। क्या ऐसा एक्ट किसी और कम्युनिटी के लिए है? ये सवाल मैं आप पे छोड़ता हूँ। ये सवाल बिल्कुल लॉजिकल है कि कोई भी गवर्नमेंट इस एक्ट को रीअपील नहीं करती। ऐसा क्यों? गवर्नमेंट ने बहुत ही स्मार्टली स्पिरिचुअल जर्नी को स्पिरिचुअल टूरिज्म में कन्वर्ट कर दिया है। आप ही सोचो कि आजकल हम जब एक स्पिरिचुअल साइट पे जाते हैं, तो एक स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस के लिए जाते हैं या टूरिज्म के लिए? ये बस एक टूरिज्म स्पॉट बन के रह गई हैं, और इसके कॉन्सिक्वेंसेस हम हर जगह देख पा रहे हैं। ये चीज मुझे और आपको ही डिसाइड करना पड़ेगा कि आपकी और हमारी लाइफ में टेम्पल्स का और टेम्पल्स की ग्रोथ में हमारा क्या रोल होने वाला है। भारतीय टेम्पल्स और सोसाइटी की जो लॉस्ट ग्लोरी है, वो वापस कैसे आए, इस बात पे विचार जरूर करना।